स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आईटीआई सीबीटी एग्जाम जो होने वाला है 2026 में कंप्लीट हम सेट्स के माध्यम से आपका चाहे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड हो, सारी चीजों की हमने तैयारी करवा दी है। इवन कोई भी ट्रेड हो आपका, उसके लिए ईएस की कंप्लीट वन शॉट मैराथन हमने डाली है फर्स्ट ईयर के लिए, और ऐसे ही हमने वीडियो बनाई है कंप्लीट मैराथन वीडियो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर के लिए, कोई भी ट्रेड हो आपका। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीआई परीक्षा 2026 जो सीबीटी एग्जाम होगा, उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो आपका इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के लिए ये क्लास होने वाली है। ठीक है, इस एक क्लास को लेने के बाद आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 6 क्वेश्चन आएंगे, वो 6 क्वेश्चन इस क्लास से ही बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनने वाले हैं, इतना मैं आपको कह रहा हूं। तो क्लास के एंड तक जरूर से बने रहना। मैं टोटल आपको 86 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके माध्यम से आपको 6 क्वेश्चन इन 86 में से ही आएंगे। ठीक है, और इतना एवन लेवल तरीके से आपको मैं कंटेंट डिलीवर करने जा रहा हूं कि आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्लास एक बार ले लोगे तो आपका मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास चल रही है और मैराथन क्लास चल रही है। ठीक है ना, और किन लोगों के लिए है ये? इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले के लिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ऐसे ही हम सेकंड ईयर वालों के लिए करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फर्स्ट ईयर वालों के लिए करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर वालों के लिए, सबके लिए करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपकी सेट्स के माध्यम से तैयारी करवाई है। आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की है, कोई भी ट्रेड हो आप देख लेना वहां जाके। ठीक है ना, सेकंड ईयर में हो तो आपकी सेकंड ईयर की तैयारी करवाई गई है। सारी चीजों की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। ये जो आपको टूल दिख रहा है इसका नाम क्या है भाई? बताओ क्या नाम है इसका? जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस टूल का नाम क्या है? ये जो टूल है इसको बोला जाता है ट्राई स्क्वायर। ठीक है ना, क्या बोला जाता है भाई आपका? ट्राई स्क्वायर इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है ट्राई स्क्वायर का? ये 90 डिग्री एंगल को चेक करता है। ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये स्केल नहीं है, स्टील रूल या फिर स्केल नहीं है। ठीक है ना, फिलर गेज भी नहीं है, सतह नापने का यंत्र सरफेस गेज भी ये नहीं है। ये क्या हो जाएगा भाई आपका? ट्राई स्क्वायर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला बताइए। एक ही क्लास के माध्यम से सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंप्लीट करवाऊंगा, फिर आपको दूसरी जगह से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी प्रकार WCS की करवा रखी है, इसी प्रकार थ्योरी करवा रखी है, सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, ES भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो उपकरण का नाम क्या है? ये जो उपकरण है इसका नाम क्या है? तो इसका सबको पता है, ये बॉल पिन हैमर होता है। आपने अपने डायग्राम भी बनाया है, आपने पढ़ा भी है इसके बारे में। ठीक है ना, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बॉल पिन हैमर है भाई। ठीक है ना, कौन सा है? बॉल पिन हैमर है। ठीक है, चलो अगला बताओ। इज द राइट आंसर। अगला है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। इस टूल का क्या नाम है? ये जो टूल है इस टूल का क्या नाम है? बेसिकली ये प्लायर है। प्लायर में कौन सा प्लायर है वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, एक ब्लेड शेयर है क्या? ये नहीं है। एविएशन शेयर है क्या? कटिंग प्लायर है क्या? डबल कटिंग शेयर है क्या? तो क्या है ये? क्या लग रहा है आपको? बताओ भी। ये कटिंग प्लायर है, यानी कि कट करेगा किसी चीज को। ठीक है ना, तो काटने वाला सरोता या फिर क्या कहलाता है? ये कटिंग प्लायर कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा और रिव्यू कर दूं या रिपीट कर दूं। सीबीटी का एग्जाम होगा ना भाई, देखो सीबीटी का एग्जाम होगा। ठीक है, वैसे तो वीडियो बना रखी है, पर उसमें एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया 1 नंबर, और उसमें ऑप्शन आएंगे A1, A2, A3, A4। एक आपको सेलेक्ट करना है और सेव नेक्स्ट करके आगे चले जाना है। ठीक है ना, यहाँ पे सेव नेक्स्ट है, सेव एंड नेक्स्ट आएगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है भैया? पहले इसमें से एक क्लिक करो। मान लो आपको A1 करना है तो A1 पे क्लिक करो माउस से, फिर आप सेव नेक्स्ट कर दो, वो आपका सेव हो जाएगा। ये सीबीटी पैटर्न रहेगा और 6 क्वेश्चन पूछेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में से। सुन लो रे इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वालों, 6 क्वेश्चन पूछेगा और 6 क्वेश्चन इसी मैराथन से आ जाएंगे जो मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला बताओ। इस टूल का नाम क्या है? बताओ इस टूल का नाम क्या है? क्या ये बॉल पिन हैमर है क्या? अभी ऊपर देख के आए थे तो वैसा तो नहीं है। ये लकड़ी का हथौड़ा है ना, दिख रहा है आपको? ये क्या है भाई? लकड़ी का हथौड़ा है, जिसको क्या बोला जाता है? मेलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई आपका? मेलेट बोला जाता है। जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? मेलेट बोलते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, चलो अगला बताओ भाई। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। ये जो टूल है वो कैसा टूल है भाई? ये आपने देखा होगा, आप जब कोई नट बोल्ट खोलते हो तो उसके लिए यूज करते हो, इसको बोलते हैं स्पेनर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? स्पेनर। ठीक है ना,
ये लो जी, क्या बोला जाता है इसको? स्पिनर। अब इसमें ये देखने वाली चीज है, कई बार आपको राउंड शेप वाला भी इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, यानी राउंड शेप वाला भी होता है, तो उसको तो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुन लो। यानी कि ये क्या है, इसको बोला जाता है ओपन एंड, यानी इसका जो सिरा है वो खुला हुआ है, तो इसको बोला जाएगा ओपन एंड स्पिनर, ठीक है ना, ओपन एंड स्पिनर। इसको बोला जाता है राउंड स्पिनर, राउंड स्पिनर, ठीक है। एक चीज और ध्यान से सुन लो, डायग्राम चेंज कर सकता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। मान लो एक साइड ये इस तरीके से खुला हुआ है और एक साइड दूसरी साइड से भी खुला हुआ है, तो हम कह सकते हैं ओपन एंड स्पिनर है, ठीक है ना। कौन सा है भाई? ओपन एंड स्पिनर है। इसी को राउंड कह लो, या इसी को क्या कह दो भाई, आपका रिंग स्पिनर भी आप कह सकते हो, रिंग स्पिनर भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। एक होता है आपका ओपन एंड सिंगल वाला, है ना, ओपन एंड सिंगल एंड वाला, यानी ओपन एंड तो है बट सिंगल है, तो वो कैसा होगा? इस तरीके का, ठीक है ना। मान लो ये इस तरीके का है, ठीक है। ये लो जी, थोड़ी आपके मास्टर की थोड़ी पेंटिंग थोड़ी खराब सी है भाई, ठीक है ना, इस तरीके से आप मान लीजिए, ठीक है। और इधर से वो ऐसा ही रहता है, तो ये क्या है भाई, आपका ओपन एंड तो है पर सिंगल एंड है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सिंगल एंड स्पिनर, ठीक है ना, स्पिनर। तो आपको ये भी डायग्राम में दे तो इस तरीके से आपको पहचान लेना है। बाकी ये कौन सा हो जाएगा आपका? ओपन एंड स्पिनर हो जाएगा। ए इज दी राइट आंसर, या फिर A1 इज दी राइट आंसर, ठीक है ना। रिंग स्पिनर कौन सा होता है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रिंग स्पिनर है। अगला है कॉम्बिनेशनल स्पिनर, यानी एक ऐसा स्पिनर स्पिनर जिसमें क्या है भाई, देखो ये भी है और दूसरे एंड पे रिंग वाला भी है, ठीक है ना। तो ये आपका कॉम्बिनेशन, यानी दोनों इसमें होता है। एडजस्टेबल स्पिनर, यानी जिसको एडजस्ट कर सकते हैं ना, घुमा घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपका एडजस्टेबल स्पिनर होता है। अगला बताओ, 6 नंबर क्वेश्चन। सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? कौन सा आयाम है वो सही ढंग से चिन्हित है भाई, बताओ। है सर्कल में आप जब भी कोई चीज बनाते हो, तो ये देखो मैं सर्कल थोड़ा साफ बना रहा हूँ, इसमें इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है, ये लो जी, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या होता है? डायामीटर होता है, ठीक है ना, डायामीटर। और डायमीटर का मतलब क्या होता है? व्यास होता है। तो ड्राइंग में अगर आप इस तरीके से देखते हो कोई चीज, तो वो क्या होती है? आपकी डायमीटर होता है भी, ठीक है ना। क्या होता है? डायमीटर होता है। दूसरे को मैं बनाऊं तो वो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, और इसकी माप है वो किस तरीके से की गई है? इस तरीके से, ये लो, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये लो, ठीक है ना। तीसरे में क्या किया हुआ है? इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, और इसी पे माप लिख दी इसने, ठीक है, ये लो। चौथे पे क्या किया हुआ है? इस तरीके से बनाया हुआ है। तो अब ये पूछ रहा है कि सही ढंग से आयाम कौन सा बना हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है, सही ढंग का मतलब क्या हो जाएगा, यानी पहले पूरा आपको सर्कल बनाया हुआ तो दिखना चाहिए ना, माप तो बाद में होगी, पहले सर्कल होगा उसके बाद माप होगी। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। यानी कि ये जो माप दिख रही है आपको A2 में, वो वाली माप आपकी सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? A2 हो जाएगा। बाकी पीडीएफ चाहिए, इसी चीज की कंटेंट चाहिए आपको, रॉ मटेरियल चाहिए, सारी चीजें पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, एमसीक्यू सीरीज, सारी चीजें थ्योरी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाती है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है, विच लाइन इज यूज टू शो द विजिबल आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी वस्तु की दृश्य रूपरेखा दिखाने के लिए कौन सी रेखा का उपयोग करते हैं? भाई आप कोई डायग्राम बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक रेक्टेंगल बना रहे हो, ठीक है ना, तो ये दिख किस वजह से रहा है? इसकी वजह से दिख रहा है, ठीक है ना, इस लाइन की वजह से, जो आपने बनाई है ये वाली, इसकी वजह से ये दिख रहा है। तो ये जो लाइन है वो कौन सी कहलाती है? ये जो लाइन है वो कौन सी कहलाती है? क्या ये डैश लाइन है? डैश डैश किया हुआ लाइन है क्या? नहीं है, डैश लाइन ये नहीं है। इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस थिक लाइन, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा भाई इसको? लगातार मोटी लाइन जो है वो आपके आउटलाइन को दिखाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो राइट आंसर इज दी A2, ठीक है। देखो मैंने क्वेश्चन नंबरिंग नहीं लगाई है भाई, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हम 86 क्वेश्चन करेंगे। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको उससे लेना देना नहीं है कि नंबरिंग नहीं है या नहीं है, आपको फोकस करना है क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ सर्कल इन इंजीनियरिंग ड्रॉइंग? अगर आपको सर्कल बनाना है, सर्कल का मतलब क्या हो गया? अगर आपको वृत्त बनाना है तो क्या किससे बनाओगे भैया आप, है ना। वृत्त आपको बनाना है तो वो किससे बनाओगे? सेट स्क्वायर से। सेट स्क्वायर देखा है कि आपने? इस तरीके के आपके क्या होते हैं? सेट स्क्वायर होते हैं, देखे कि नहीं देखे बताओ।
हैं, इस तरीके के क्या होते हैं आपके सेट स्क्वायर होते हैं। तो ये आपने देखे हैं कि नहीं देखे, ये सेट स्क्वायर है। फिर अगला कह रहा है प्रोजेक्टर, ठीक है, सॉरी प्रोटेक्टर, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, चांदा बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके का जो होता है चांदा, ठीक है। फिर कंपास है, जिसको क्या बोलते हो आप, प्रकार बोलते हो, ठीक है ना, इस तरीके का होता है ना। तो एक में पेंसिल लग जाती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, पेंसिल लगा दोगे, ठीक है ना, एक वाला ये नुकीला होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। डिवाइडर आपने देखा होगा, मैंने तो आज तक इसका यूज ही नहीं समझ में आया, इसका यूज क्या करना है, यूज तो समझ में आया बट मैंने यूज नहीं किया कभी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, दो पिन, यहाँ पे दो बेस पिन टाइप होते हैं, तो ये हो गया आपका डिवाइडर। तो ये जो डिवाइडर है वो क्या काम करता है, लाइन को दो भागों में बांटने के लिए, ठीक है ना, लाइन को दो भागों में डिवाइड करने के लिए या फिर बांटने के लिए, ठीक है ना, बांटने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद चांदा है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल बनाने के लिए, कोण बनाने के लिए। ये जो आपका सेट स्क्वायर है, इसका उपयोग क्या है अभी बताओ, है सेट स्क्वायर का उपयोग क्या होता है, पैरेलल लाइनें बनाने के लिए, ठीक है ना, पैरेलल लाइन से ड्रॉ करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो समानांतर लाइन बनाने के लिए, ठीक है ना, समानांतर लाइन बनाने के लिए या रेखाएं बनाने के लिए, ठीक है, रेखाएं बनाने के लिए। ये लो जी, तो बच कौन सा गया आपका, कंपास बच गया। इसका उपयोग क्या करते हैं हम, वृत्त बनाने के लिए करते हैं, तो ए राइट आंसर इज दी A3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला बताओ, टी स्क्वायर इज यूज टू ड्रॉ विच टाइप ऑफ लाइन। ये जो आपका टी स्क्वायर है या फिर आपका ट्राई स्क्वायर है, इससे हम किस प्रकार की लाइनें बना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सा क्वेश्चन, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। बेसिक सा क्वेश्चन आपको यही पूछा है कि ट्राई स्क्वायर से हम कैसी लाइनें बना सकते हैं। सपोज करो अगर मैं यहाँ इसके सीधी सीधी एक लाइन खींच दूं और इसको थोड़ा सा और नीचे करके एक लाइन और खींच दूं, थोड़ा नीचे करके और लाइन एक और खींच दूं, थोड़ा नीचे करके एक और लाइन खींच दूं, तो ये लाइनें कौन सी हो जाती है, ये लाइनें आपकी पैरेलल लाइनें हो जाती है, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस हो जाती है, ठीक है ना। वर्टिकल लाइंस, इंक्लाइंड लाइंस, कर्व्ड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसको क्या बोला जाता है भाई, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जनरली, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। A4 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना, इसको अगर मैं सीधा भी रखूंगा तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में लाइनें बना दूंगा। तो जनरली इस बड़ी वाली स्केल का यूज इस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इससे हम बनाते हैं। A4 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भैया, समझ में आ रहा है। चलो है, अगला है विच पेंसिल ग्रेड इज यूज्ड फॉर आउटलाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना। आउटलाइन का मतलब हो गया कोई भी आपकी ड्राइंग है, जैसे मैं ये बना रहा हूं, तो ये क्या होती है, इसकी आउटलाइन होती है, जिससे आपका डायग्राम दिख रहा है, विजुअल होता है ना, विजिबल होता है डायग्राम, तो वो किसकी वजह से, उसकी आउटलाइन की वजह से। तो ये जो है इसकी, ये आउटलाइन है। तो ये कह रहा है कि ये किस पेंसिल से बनाई जाती है, ठीक है ना। पेंसिल का भी प्रकार आता है, आप नटराज के लेके घूम रहे हो ना, वो वाली पेंसिल नहीं है, अप्सरा की पेंसिल आती है जिसका ग्रेडिंग होती है, कोई A टाइप की है, कोई B टाइप की है, कोई H टाइप की है, उस तरीके से, ठीक है। देखो जो 20 से स्टार्ट होती है ना, वो सॉफ्ट पेंसिल होती है, ठीक है ना, सॉफ्ट पेंसिल होती है, ठीक है ना। और जिसमें H जुड़ गया तो वो क्या हो जाएगी, हार्ड पेंसिल हो जाएगी भाई, ठीक है ना, हार्ड पेंसिल हो जाएगी। तो आउटलाइन के लिए हम कौन से यूज करते हैं, सुन लो ध्यान से, HB यूज करते हैं। कौन सी करते हैं भाई, आपका HB हम यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, इसमें से सबसे हार्ड कौन सी हो जाएगी, आपका 6H वाली क्या हो जाएगी, सबसे हार्ड हो जाएगी। उससे थोड़ी सॉफ्ट कौन सी हो जाएगी, 4H थोड़ी सी उससे सॉफ्ट है, एज कंपेयर 6H से। उससे सॉफ्ट कौन सी हो जाएगी आपकी, HB वाली है, थोड़ी और सॉफ्ट है। और सबसे सॉफ्ट कौन सी हो जाएगी, 6B वाली क्या होती है, सबसे सॉफ्ट होती है, ठीक है ना, सबसे सॉफ्ट या नरम होती है, ठीक है ना। तो आउटलाइन बनाने के लिए जिस पेंसिल का यूज करते हैं वो HB पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा पहले डायग्राम को ऐसे बना के चेक करना है कि सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है, तब आप कौन सी पेंसिल यूज करोगे, 6B का आप यूज कर लोगे। ये उतनी गहरी डार्क नहीं बनती है, ठीक है ना, ये 6H वाली थोड़ी डार्क हो जाती है। क्लियर है आपको, राइट आंसर इज दी A3। चलो अगला बताओ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड साइज यूज्ड इन ITI। आपकी जो ITI है उसमें किस साइज के ड्राइंग बोर्ड का उपयोग किया जाता है, या उसका आकार क्या होता है। तो आप जो यूज करते हो उसका आकार क्या है भाई, A3 जो आपका है उसका हम यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा बताओ भैया, A3 साइज का, ठीक है। A3 साइज का जो ड्राइंग बोर्ड है उसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है ना। क्या बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है ना। अब ड्राइंग में आप क्या है, कुछ भी स्केच बना रहे हो या कोई टूल का आइसोमेट्रिक है उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बना रहे हो, वो सारी चीजें बनाने के लिए आप कौन सी यूज करते हो, A3 साइज का यूज करते हो। अगला बताओ,
सेंट्रल लाइन इज ड्रॉ एज विच टाइप ऑफ लाइन, केंद्र रेखा, सेंट्रल लाइन आप बनाते हो ना, मान लो ये जो सर्कल आपका, ठीक है, तो इसके सेंटर में से जो लाइन बनाते हो वो लाइन कौन सी होती है? कंटिन्यूस मोटी होती है क्या? नहीं होती है। लंबी चेन पतली, यानी लॉन्ग चेन थिन होती है, डेस्ड थिन होती है, या कंटिन्यूस थिन होती है? दोनों ही नहीं होती। कौन सी हो जाएगी आपकी? डेस्ड होती है। और क्या होती है? पतली होती है। यानी डेस्ड डेस्ड करके इस तरीके से बनाओगे और पतली हो जाएगी। A3 इज दी राइट आंसर। अगला बताओ। हिडन लाइन आर रिप्रेजेंटेड बाय विच टाइप ऑफ लाइन, यानी कि आपको हिडन लाइन को दिखाना है तो किसका यूज करोगे? 1 मिनट भाई, ठीक है ना, 1 मिनट। आपको अगर इसमें कौन सी हो जाएगी? लॉन्ग लंबी चेन पतली, ठीक है ना। लॉन्ग लंबी चेन पतली का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग चेन थिन, यानी कि लंबी हमें चेन टाइप में पतली लाइन बनानी है, तो A2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। A3 नहीं होगा, ठीक है ना, A3 नहीं होगा, क्योंकि डेस के लिए यूज होती है वो आपकी हिडन दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो हिडन दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे हम? डेस या फिर पतली लाइन का। डेस डेस करके हम क्या दिखाते हैं? हिडन लाइन को दिखाते हैं। डेस डेस करके किसको दिखाते हैं? हिडन लाइन को दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी सी चीज? चलो थोड़ा सा चेंज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A3 इज दी राइट आंसर, ठीक है ना। अगर आपको हिडन लाइन दिखानी है तो डेस पतली लाइन बनानी है, इतनी सी बात आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, और कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, और कुछ कहता भी नहीं हूं मैं। चलो अगला बताओ। सेक्शन लाइन जिसको हैचिंग बोलते हैं इज ड्रॉ एट विच एंगल, सेक्शन लाइन हैचिंग किस एंगल पर या किस कोण पर खींची जाती है? यानी जो ये जो लाइनें है ना, इस तरीके से जो लाइनें खींचते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये वाली लाइनें ये किस एंगल पे खींची जा रही है बताओ भाई। अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो इससे तो ये 90 डिग्री पे हो गई, तो ये ऐसे है तो वो कितने डिग्री पे होगी भाई? आपका 45 डिग्री पे, ठीक है ना। कितने डिग्री पे होती है? 45 डिग्री पे होती है। 90 60 30 नहीं होती है, 45 डिग्री पे होती है, जिसको क्या बोला जाता है? हैचिंग, या फिर आप क्या कह सकते हो? सेक्शन लाइन भी कह सकते हो। अगला बताओ। डायमेंशन लाइन आर ड्रॉ एज विच टाइप, डायमेंशन लाइन क्या होती है भाई? देखो, आपने अगर कोई रेक्टेंगल बनाया है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से क्या बनाया आपने? एक रेक्टेंगल बनाया है और आपने एक डायमेंशन करी है इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि ये मान लो फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर है, तो आपने ये लिखा है, ठीक है ना। और ये मान लो फॉर एग्जांपल कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो जो ये डायमेंशन लाइन है ये कैसी होती है? कंटिन्यूअस थिन होती है, डेस पतली होती है, डेस पतली नहीं होती, चेन रेखा होती है नहीं है, मोटी सतह होती है नहीं है, क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस थिन होती है भाई। कंटिन्यूअस क्या होती है? थिन होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे वाली से थोड़ी सी ये पतली होती है, तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस होती है और थिन होती है, यानी कि पतली होती है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं होता? तो एक बार है। चलो तो फिर इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द टॉप व्यू इज प्लेस्ड, प्रथम कोण प्रक्षेपण में शीर्ष दृश्य कहाँ रखा जाता है? देखो, आपको दो डायग्राम दिखाए गए हैं, जिसमें ये वाला है वो फर्स्ट एंगल है, ठीक है ना। ये कौन सा भी आपका फर्स्ट एंगल है, ठीक है, और ये आपका कौन सा है? थर्ड एंगल है, ठीक है ना। ठीक है। अब फर्स्ट एंगल में अगर डायग्राम इस तरीके से है और एरो यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये वाला जो कौन सा हो जाएगा? राइट साइड का व्यू हो जाएगा। उसके जस्ट बगल में फ्रंट साइड का हो जाएगा, और फ्रंट के नीचे कौन होता है? टॉप व्यू होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे साइड व्यू रहता है, यहाँ पे फ्रंट व्यू रहता है, और फ्रंट के नीचे टॉप रहता है, और ये 45 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कहलाता है? फर्स्ट एंगल, ठीक है ना। ये कौन सा कहलाता है? आपका फर्स्ट एंगल कहलाता है, ठीक है। अब थर्ड एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड एंगल में सारी चीजें उल्टी हो जाती है, तो 45 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो वो फिर ऊपर यहाँ बन जाएगा 45 डिग्री का कोण, ठीक है ना, 45 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखो, साइड यहाँ पे है तो साइड कहाँ चला जाएगा? अगर 45 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा था, ऊपर चला गया, तो साइड कहाँ गया? इधर आ गया, तो साइड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, साइड यहाँ पे आ जाएगा। फ्रंट यहाँ पे है तो उधर चला जाएगा, तो फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रंट के ऊपर कौन सा आ जाएगा? आपका टॉप व्यू आ जाएगा, ठीक है ना, टॉप व्यू आ जाएगा। दोनों डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीजें बना ली है, तो इसको बोलते हैं थर्ड एंगल, ठीक है ना, थर्ड एंगल। अब आप वापस अपने क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ होता है? तो ये फर्स्ट है, तो टॉप व्यू कहाँ होता है? फ्रंट व्यू के नीचे होता है, ठीक है ना। फ्रंट व्यू ऊपर है ना भाई, ये तो ऊपर है, तो इसके नीचे कौन होगा? आपका टॉप व्यू होगा, ठीक है ना। फ्रंट व्यू के नीचे कौन सा होता है? आपका टॉप व्यू होता है। तो ये कह रहा है अबोव फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के ऊपर होता है क्या? ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, गलत बात कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि राइट ऑफ फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के राइट में तो साइड होती है, तो ये तो होगा नहीं फिर, ठीक है ना। या फिर
ये तो लेफ्ट हो गया ना, तो राइट में भी कोई नहीं है, तो ये बात भी गलत कह रहा है, ठीक है ना। लेफ्ट ऑफ फ्रंट व्यू, यानी फ्रंट व्यू के लेफ्ट में तो साइड होती है, तो ये तो साइड व्यू आ गया, ठीक है। अग्र दृश्य के नीचे यानी बिलो फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के नीचे कौन होता है आपका, टॉप व्यू होता है, सही बात हो जाएगी, ठीक है ना। टॉप व्यू होता है, ये क्या हो जाएगा आपका, सही बात हो जाएगी। A4 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, A4 इज द राइट आंसर। इस तरीके से करना, सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ए टाइप ऑफ, ये जो आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये किस टाइप का होता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आइसोमेट्रिक जो होता है ना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है वो आपका 3D होता है, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, 3D हो जाएगा, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें दिखती है। और जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, उसमें आपका क्या होता है, वो 2D होता है, ठीक है ना। क्या होता है वो आपका 2D होता है, यानी कि उसमें लंबाई और चौड़ाई दिखती है आपको, ठीक है ना। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको व्यू दिख रहा है या प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये इनमें से कौन सा होगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, सेक्शन प्रोजेक्शन है, ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन है, या फिर पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। पढ़ के आए ना आप, ठीक है, प्रोजेक्शन पढ़ के आए हो कि नहीं आए बताओ भैया। अगला है, इज आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग ऑल 3 एक्सिस आर एट वोट एंगल टू ईच अदर। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में तीनों एक्सिस एक दूसरे से किस कोण पे रहती है। देखो, एक आपका एक्सिस हो गया, ठीक है ना, एक आपका वाई एक्स हो गया और एक आपका जेड हो गया, ठीक है ना, या यूं कह लीजिए, ये लो, ये क्या हो गया आपका जेड हो गया। तो एक को आप एक्सिस बोल रहे हो, एक को वाई बोल रहे हो और एक को जेड बोल रहे हो। तो ये तीनों कितने डिग्री के कोण पे होती है। तो मुझे ये बताओ कि टोटल जो एंगल है वो कितना होता है, टोटल एंगल कितना हो जाएगा बताओ। टोटल एंगल है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना, 360 डिग्री होता है। और यहाँ पे तीनों अक्ष है वो एक दूसरे से कितने कोण पे रहती है भाई। अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, है 120 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, 120 डिग्री। या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि ये भी आपका 120 डिग्री है, ठीक है ना, ये भी आपका 120 डिग्री है, ठीक है, और ये भी आपका 120 डिग्री है। तो तीनों अक्ष या फिर आपका अक्ष वाई एक्स और एक्स जेड तीनों एक्सिस है वो कितने पे होते हैं, 120 डिग्री या फिर 120 डिग्री के अंतर पे होते हैं, ठीक है। राइट आंसर इज दी A2। ये लो, समझ में आ रही है चीजें। अगला बताओ, ए सर्कल इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग अपीयर एज, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक वृत्त कैसे दिखता है, या फिर हाँ एक सर्कल कैसे दिखेगा भाई। मान लो आपके पास एक आइसोमेट्रिक व्यू है, यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब क्या हो गया, जो 3D दिख रहा है आपको, ठीक है ना, इस तरीके का, ठीक है, ये लो जी, इस तरीके का। तो इसमें अगर सर्कल होगा, मान लो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे ये सर्कल है, तो वो सर्कल आपको कैसा दिखेगा। क्या वो आपका वृत्त दिखेगा, बताओ, वृत्त दिखेगा, या फिर वो आपको आयत दिखेगा, या फिर आपको वो वर्ग दिखेगा, या फिर वो आपको दीर्घवृत्त या फिर इलिप्स दिखेगा। तो वो कैसा दिखेगा भी बताओ, इतनी सी बात बता दो कैसा दिखेगा। तो जब भी अगर आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वृत्त को देखते हो, सर्कल को देखते हो, तो वो आपको कैसा दिखता है, इलिप्स की तरह दिखता है, ठीक है ना, इलिप्स की तरह दिखता है, जिसको क्या बोला जाता है, दीर्घवृत्त बोला जाता है, ठीक है ना, दीर्घवृत्त जिसको बोला जाता है, इलिप्स जिसको बोला जाता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। चलो अगला बताओ, अगला है व्हाट इज द RF। RF क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF 1 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग, 1 सेंटीमीटर है वो कहां पे है, ड्राइंग पे है, ठीक है ना, ऑन ड्राइंग बराबर 1 मीटर एक्चुअल, और 1 मीटर क्या है वो एक्चुअल है। यानी आपको जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है वो तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, कितना है भाई आपका 1 सेंटीमीटर, यानी कि ड्राइंग में तो कितना है 1 सेंटीमीटर, और जो रियल में है वो कितना है बताओ भैया, रियल में है वो कितना है 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। तो रियल में कितना है 100 सेंटीमीटर। तो अब आपको पूछा है कि RF क्या होगा, RF क्या होगा। तो RF बराबर क्या होता है, RF बराबर क्या होता है, ड्राइंग बट्टे एक्चुअल, ठीक है। तो ड्राइंग में कितना है 1 सेंटीमीटर और बट्टे एक्चुअल में कितना है वो 100 सेंटीमीटर। तो क्या अनुपात आ रहा है, 1:100 का अनुपात आ रहा है।
कौन से ऑप्शन में आपको 1:100 का अनुपात दिख रहा है? A3 इज मी राइट आंसर, यानी A3 में मेरे को ये अनुपात दिख रहा है। क्लियर हो रही है चीजें? चलो अगला बताओ। अगला ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये आपको जो दिख रहा है वो किसका प्रतीक है? यानी कि वो पानी है या फिर ठोस है या फिर एस्बेस्टस है या फिर आपका कांच है। मुझे ये बताओ, एक बर्तन है आपके पास, इस तरीके से याद कर सकते हो, एक बर्तन है और इसमें पानी भरा है, तो इस तरीके से पानी तो भरा रहता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हो। तो इसमें ये जो डायग्राम है वो किसका हो जाएगा? आपका पानी का हो जाएगा, ठीक है ना। A1 इज दी राइट आंसर। इस तरीके से आपको याद रख लेना है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगला बताओ, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो आपको मटेरियल या सिंबल दिख रहा है वो किस चीज का है? क्या लेड का है, क्या कांच का है, या फिर लकड़ी का है, या फिर ठोस का है? अच्छा मुझे ये बताओ, इसको मैं जब देख रहा हूं, अब इमेजिन करो कि जब आप लकड़ी काटते हो, ठीक है ना, लकड़ी जब आप काटते हो तो क्या होता है, लकड़ी जब काटते हो तो इस तरीके की आपको लकड़ी में दरारें दिख रही होती है, ठीक है ना, इस तरीके की, ठीक है ना, इस तरीके की दरारें दिख रही होती है, ठीक है ना, इस तरीके की। तो ये वो दरारें ही तो है जो आपका किस में होती है? एक लकड़ी में होती है। इट मींस ये जो सिंबल है वो किसका हो जाएगा? वुड या फिर लकड़ी का हो जाएगा। कांच का ये नहीं है, लेड का ये नहीं है, ठोस का ये नहीं है, ठीक है ना। वो क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा भाई एक एक करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है क्योंकि आप जब 5th स्टैंडर्ड में थे या फिर 6th क्लास में थे तो इन सब चीजों से आप डील करके आ चुके हो, ठीक है ना। बता दो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको क्या कहते हैं भाई? सेट स्क्वायर कहते हैं। क्या सेट स्क्वायर अभी बताया था, इस तरीके का एक टूल होता है, उसको हम सेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। चांदा होता है बेटा, चांदा है ना, चांदा, इसको क्या कहते हैं? चांदा। और इसका काम क्या है? एंगल बनाने के लिए यूज होता है वो ना, एंगल बनाने के लिए। यानी आप क्या करते थे पहले, 30 डिग्री, 30 या फिर 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंगल बनाने के लिए या फिर कोण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये लो, क्लियर हो रही है चीजें? तो राइट आंसर इज दी A2, या फिर आप क्या कह सकते हो इसको, प्रोटेक्टर, चांदा, ठीक है। अगला बताओ, ये बता दो किसका है? अभी सेट स्क्वायर बताया था ना आपको, एक तो ऐसे बनाया था और दूसरा ऊपर बना रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, दूसरा ऐसा बनाया था, ठीक है। ये लो जी, तो ये दोनों क्या है अभी आपके सेट स्क्वायर है। इनको क्या बोला जाता है? सेट स्क्वायर बोला जाता है। अब इनका यूज क्या है वो मैंने बता दिया, आप कमेंट करके बताओ कि इनका उपयोग क्या है, जीवन में क्या काम है इनका। अरे कुछ तो काम होगा, ठीक उसी प्रकार सेट स्क्वायर का क्या काम होता है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सेट स्क्वायर का नाम खोजना है, यानी इसका क्या नाम है, इसको किस नाम से जाना जाता है? 45 सेट स्क्वायर, 60 डिग्री सेट स्क्वायर, 30 डिग्री सेट स्क्वायर या 15 डिग्री सेट स्क्वायर। तो इसको जो बोला जाता है वो आपका 45 डिग्री का सेट स्क्वायर बोला जाता है और इसको जो बोला जाता है वो 60 डिग्री का सेट स्क्वायर बोला जाता है। राइट आंसर इज दी A1। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन है कंपास यूज टू ड्रॉ। कंपास का उपयोग क्या है भाई? मुझे ये बताओ, कंपास से हम क्या बना सकते हैं? कंपास क्या होता है? कंपास इस तरीके का एक टूल होता है, ठीक है ना, इस तरीके का एक टूल होता है, ठीक है। ये लो जी, और इसमें क्या है, एक पेंसिल लगी होती है, हमने पेंसिल लगा दी तो इसको बोलते हैं कंपास। देखा होगा बचपन में, ठीक है। तो इसका यूज क्या है? क्या इससे आयत बनाते हैं क्या इससे वर्ग बनाते हैं क्या? इससे तो वृत्त बनता है ना त्रिकोण बनता है। मुझे ये बताओ कि आप इससे ये बना सकते हो क्या? ये तो हम स्केल का यूज करके बनाएंगे, ठीक है ना, स्केल का यूज करके बनाएंगे। वर्ग बनाएंगे क्या? वर्ग भी इससे नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद वृत्त, वृत्त बनता है इससे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे रखूंगा और इससे क्या कर दूंगा, वृत्त बना दूंगा, ठीक है ना, ऐसे क्या कर दूंगा, वृत्त बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद त्रिकोण, त्रिभुज क्या बनता है? कैसे त्रिभुज भी बनता है क्या? नहीं बनता। तो राइट आंसर इज दी A3, सर्कल बनाया जाता है, ठीक है। अगला बताओ, देखो भाई ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा जाएगा, ठीक है ना, सीधा सीधा पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन में मैंने कोई ऑप्शन रखे ही नहीं है। क्यों नहीं रखे? सुन लो ध्यान से। जब भी आपको ये पूछा जाए ना भाई कि ब्लॉक की पोजीशन क्या होती है, कोई एक ड्राइंग शीट है, ये आपकी क्या है, ड्राइंग की सीट है भाई, ठीक है ना। उस सीट में ब्लॉक की पोजीशन या फिर टाइटल ब्लॉक, ठीक है ना, क्या बोला जाता है इसको? टाइटल ब्लॉक बोला जाता है। और टाइटल ब्लॉक में क्या चीजें भरी जाती है? जैसे आपका नाम हो गया, ठीक है ना, आपके रोल नंबर हो गए, ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, स्केल हो गई,
ये सारी चीजें भरी जाती है आपके टाइटल बॉक्स में। तो वो जो टाइटल बॉक्स है वो हमेशा सीट में राइट साइड में कॉर्नर में होता है, ठीक है ना। भाई ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो राइट साइड में जो ये कॉर्नर है यहाँ पे आप फिक्स करके देखो, मेरी बात को समझो, यहाँ पे इसको फिक्स रखना है, यहाँ पे बनाया जाता है आपका टाइटल, ठीक है ना। इसमें ये सारी चीजें भरी जाती है, सब्जेक्ट क्या है, स्केल क्या है, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, सारी चीजें में भरी जाती है टाइटल ब्लॉक में, ठीक है ना। एक सीट के कॉर्नर पे होता है वो वाला ये कॉर्नर होता है सीट का, ठीक है ना। यहां से अगर आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी डायग्राम वगैरह बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ कॉर्नर में क्या बनेगा, टाइटल ब्लॉक बनेगा, ये फिक्स है, ठीक है ना। इसलिए मैंने ऑप्शन में रखा ही नहीं है। अब ऑप्शन किस तरीके से आ सकता है भाई, इसको लेफ्ट कॉर्नर में रखा जाता है, राइट कॉर्नर में रखा जाता है। तो देखो ना, अगर आप सामने से देख रहे हो तो ये क्या हुआ, राइट हुआ ना, ये लेफ्ट है, ये राइट हुआ, तो राइट कॉर्नर में नीचे है ना, राइट कॉर्नर में नीचे इसको बनाया जाता है। अगला बताओ, फुल स्केल मीन्स आरएफ इज, आरएफ का क्या मतलब होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अगर वो फुल स्केल में है तो इसका मतलब होता है 1:1, ठीक है ना। 1:1 को हम क्या कहते हैं, फुल स्केल कहते हैं, ठीक है ना, फुल स्केल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। अगला बताओ, प्लेन स्केल इज यूज टू मेजर हाउ मेनी यूनिट। अगर आपके पास प्लेन स्केल है तो वो कितने इकाइयों को माप सकता है, मुझे ये बताओ। तो वो कितने इकाइयों को माप सकता है, 1 को, 3 को, 4 को या फिर 2 को। तो वो कितने को माप सकता है, 2 को माप सकता है। यानी कि प्लेन स्केल है तो वो आपकी लंबाई को भी माप लेगा, ठीक है ना, और आपकी चौड़ाई को भी माप लेगा, ठीक है ना, चौड़ाई को भी माप लेगा, ठीक है। चलो अगला बताओ, या फिर यूं समझ लीजिए, ये लो जी, मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि ये लंबाई है और ये क्या हो जाएगी, विड्थ या फिर चौड़ाई हो जाएगी। तो जो प्लेन स्केल है वो एक तो ये हो गई चीज और एक ये हो गई, यानी वो कितनी स्थिति को या फिर कितनी यूनिट्स को माप सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट को वो माप सकता है। अब हम बात करें तो अगले की, डायगोनल जो स्केल है वो क्या करता है, देखो ये आपका एक फिर से रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। अगर वो डायगोनल है तो ये लेंथ हो गई, ठीक है, ये विड्थ हो गई, ठीक है, और ये फिर डायगोनली लंबाई या फिर ये विकर्ण को भी वो मेजर कर सकता है, 1, 2 और 3। तो ये कितने यूनिट को माप सकता है, 3 यूनिट को माप सकता है, जो आपकी क्या है, डायगोनल स्केल है, ठीक है ना। डायगोनल या फिर विकर्ण स्केल है, वो विकर्ण को भी माप सकती है, और वो सिंपल स्केल का यूज है वो तो हो ही रहा है इससे, ठीक है ना। 3 को ये माप सकता है, 3 यूनिट को, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बता दो यार, ये तो बता दो है, स्केल 1:50 का अर्थ क्या होता है, ड्राइंग 50 गुना बड़ी है, इक्वल स्केल है, इक्वल कैसे होगी यार, इक्वल होने का मतलब तो ये हो गया, ठीक है। एनलार्ज स्केल है, बड़ा स्केल है, ठीक है ना। एक यूनिट ड्राइंग है वो 50 यूनिट और एक्चुअल है, ठीक है ना। एक यूनिट ड्राइंग है वो बराबर है 50 यूनिट वास्तविक के। तो इसका मतलब ये है कि हमने ड्राइंग को दिखाया 1 में और आगे 50 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 1 के बराबर 50 में हमने लिया है, ठीक है ना, या फिर 50 के बराबर हमने 1 को लिया है। तो रियल तो क्या हो जाएगा आपका, रियल तो क्या हो जाएगा 50, और 1 क्या है, हमने ड्राइंग ली है या फिर ड्राइंग में हमने माना है, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जांपल आपको 10 किलोमीटर लंबी आपको ड्राइंग बनानी है, तो पॉसिबल नहीं है ना, 10 किलोमीटर लंबी ड्राइंग पॉसिबल नहीं है। तो आप उसमें ये क्या कह देते हो कि मैंने क्या मान लिया, 10 किलोमीटर है, उसको कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है ना। तो वास्तविक तो ये हो जाएगी, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगी आपकी ड्राइंग वाली। इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं आपको, क्लियर हो रही है आपको चीजें। तो एक अनुपात 50 का मतलब है 1 यूनिट है वो ड्राइंग की है और 50 यूनिट एक्चुअल है, ठीक है ना। अब मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता दो, 1 अनुपात 100 का मतलब क्या होता है, इसका आपको कमेंट करके आंसर करना है, ठीक है ना। कमेंट में आंसर करना है, कमेंट में करके बताना है, बता दीजिए। अगला है RF 2:1, 2:1 है, तो इसका भी आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। समझ में तो आ गया ना अब एक बार बताने से, कमेंट करके बता दो भाई इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला बताओ,
सेक्शनल व्यू का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेक्शनल व्यू? यानी ये क्या करता है? सेक्शनल व्यू क्या करता है? यानी सेक्स व्यू दिखाता है हमें किसमें? सेक्शन में, या फिर जो सेक्शन है उसको भी हमें दिखाएगा। तो बाहरी आकार को दिखाएगा, गलत बात है। कलर को दिखाना गलत बात है। उसके बाद सतह की फिनिशिंग को दिखाना या फिनिश को दिखाना गलत बात है। आंतरिक विवरण को दिखाना, यानी अंदर का एक सेक्शन भी हमें दिखा दे तो उसको बोला जाता है सेक्शन व्यू। तो राइट आंसर इज दी A4, ठीक है ना, यानी शो इंटरनल डिटेल। ठीक है, चलो अगला बताओ। विच सेक्शन पासेज फुली थ्रू द ऑब्जेक्ट? कौन सा सेक्शन वस्तु से पूरी तरह गुजरता है? उसको हाफ सेक्शन बोलते हैं क्या? ऑफसेट सेक्शन बोलते हैं क्या? रिवोल्ड सेक्शन बोलते हैं क्या? या फिर फुल सेक्शन बोलते हैं? बताओ भाई क्या बोलते हैं? देखो डायग्राम में आपको हाफ सेक्शन दिखाया गया है जिसमें आधा कटा हुआ है, ठीक है ना। ये नीचे भी आप समझ सकते हो आधा कटा हुआ है, तो इसको बोला जाता है हाफ सेक्शन। अगर मैं इन दोनों को ऊपर से जोड़ दूं वापस से, तो पूरा जो होल दिखेगा ये वाला पूरा पूरा राउंड का होल दिखेगा आगे तक, तो इसको बोला जाता है फुल सेक्शन। क्या बोला जाता है इसको? फुल सेक्शन बोला जाता है। तो कौन सा सेक्शन ऐसा है जो वस्तु से पूरी तरह से गुजरता है? मान लो कोई वस्तु है ना, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई वस्तु है और इसके अंदर से पूरे से ही वो गुजर रहा है, तो इसको बोला जाता है फुल सेक्शन। ठीक है ना, क्या बोला जाता है भाई आपका? फुल सेक्शन बोला जाता है। A4 इज द राइट आंसर, यहां लिख रहा हूं साथ साथ में। ठीक है, चलो अगला बताओ। इन हाफ सेक्शन, अब हाफ सेक्शन का समझ में आ गया ना कि वो आधा है, ठीक है ना, यानी कि ये तो था पूरा आपका, ये तो था पूरा, अब उसको हमने कट कर दिया तो वो इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है ना, इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है हाफ सेक्शन। मैं लिख रहा हूं साथ साथ में, ऊपर है फुल सेक्शन, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा? हाफ सेक्शन, ठीक है ना, हाफ सेक्शन। तो अब ये कह रहा है कि हाफ सेक्शन में वस्तु का कितना भाग काटा जाता है? कितना भाग कटा है भाई? आप मुझे बताओ इसका कितना भाग कटा है। अगर ऐसा ही भाग इसके साथ और जोड़ दूं तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर देखो मैं डॉट डॉट से अगर जोड़ दूं इसको तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना भाग कटा हुआ है? आधा भाग कटा हुआ है, ठीक है ना। कितना भाग कटा हुआ है? आधा भाग कटा हुआ रहता है। यानी कि दो आधे भागों को मैं जोड़ दूं तो पूरा सेक्शन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ है? बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? आप कह रहे हो बन जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि आधा, ठीक है ना, कह सकता हूं ना आधा। कितना भाग कटा हुआ है? आधा कटा हुआ है। यानी इसको बीच से मैं काट दूंगा ना तो दो टुकड़े हो जाएंगे, एक वाला ये और दूसरा वाला ये, तो दो ही होते हैं तो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, अगला बताओ। स्टैंडर्ड हाइट ऑफ डायमेंशन फिगर एज पर IS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार आयाम अंकों की मानक ऊंचाई क्या होती है? आयाम अंकों की मानक ऊंचाई का मतलब क्या हो गया? देखो सबसे पहले जब भी अगर आप डायमेंशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये आपका रेक्टेंगल है जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? आयत बोलते हो, ठीक है ना। इसकी आपने ये मान ली कितनी है? ये आपने क्या मानी है? लंबाई। तो आप कह सकते हो कि ये मान लो फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और ये इसकी क्या मानी है आपने? चौड़ाई, ठीक है ना, चौड़ाई। तो आप इसको कह सकते हो कि ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने जो डायमेंशन की है इसके ऊपर ये 20 सेंटीमीटर लिखा है, तो इस लाइन और इस 20 सेंटीमीटर के बीच कितना गैप रहना चाहिए? बताओ कितना गैप रहना चाहिए? तो ऐसा ही स्टैंडर्ड कहता है वो गैप आपका 3.5 mm होना चाहिए। डी इज दी राइट आंसर, A4 इज दी राइट आंसर। क्लियर हो रही है चीजें आपको? ठीक है। एक चीज और देखो, एक चीज ये भी है कि हमने तो अभी लाइन और इस मेन जो आपका यूनिट है या फिर जो वैल्यू है उसके बीच की दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी ये कितनी होनी चाहिए? 3.5 mm होनी चाहिए। एक तो ये बात हो गई। एक ये मैं कह रहा हूं कि ये आपका मान लो फॉर एग्जांपल यहां मैंने एक अलग से डायमेंशन लाइन बनाई है, तो मान लो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? एक ये भी पूछता है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच की दूरी बताई है कि 30 सेंटीमीटर और डायमेंशन लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.5 mm होती है, ठीक है ना। और एक ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो 10 mm की होती है भाई, ठीक है ना। कितने mm की होती है? 10 mm की होती है। या फिर आप कह सकते हो वो कितने की होती है? 1 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर की होती है। समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताओ भैया, समझ में आ रही है? चलें आगे बढ़े आगे, चलो
देखो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिनोटेड बाय विच सिंबल। रेडियस का मतलब क्या हो गया, देखो एक होता है आपका डायामीटर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यास, ठीक है। एक होती है आपकी रेडियस, जिसको बोला जाता है त्रिज्या। क्या बोला जाता है अभी आपका, त्रिज्या, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर इस व्यास को आपको डिफाइन करना है तो इस चीज से आप डिफाइन करोगे, और इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो आर से डिफाइन करोगे, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कौन से सिंबल से वृत्त की त्रिज्या को डिफाइन किया जाता है, तो इससे तो हम त्रिज्या को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। डी से नहीं करते हैं, इससे हम व्यास को मेजर करते हैं या फिर व्यास को लिखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, हमें किसका पूछा है, त्रिज्या का, तो लिख दो भाई, क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। आर कौन से ऑप्शन में है, A4 में है। चलो जी, इस तरीके से करना। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डिनोटेड बाय, ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बता दो। इतना तो समझ में आ रहा है अब आपको। अगला बताओ, मिनिमम स्पेसिफिंग बिटवीन डायमेंशन लाइन एंड ऑब्जेक्ट आउटलाइन। ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखो समझो इसको। डायमेंशन लाइन यानी कि ये आपकी डायमेंशन लाइन है जिसपे आपने लिख दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपने ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसकी ये डायमेंशन, या फिर ये कह सकते हो ये वाली तो आपने 10 सेंटीमीटर लिखी है, तो इन दोनों के बीच ये गैप कितना होता है, तो वो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, वो 10 mm का होता है। 10 mm किस में दिख रहा है आपको, A4 में दिख रहा है। A4 इज दी राइट आंसर। ये लो जी, इस तरीके से करना है सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, सिंगल एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। सुन लो रे भाई फर्स्ट ईयर वालों, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर वालों, इलेक्ट्रीशियन की CBT है, उसकी कंप्लीट सेट्स के माध्यम से तैयारी करवाई है, तो थ्योरी आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद WCS की एक मैराथन, एक ही क्लास है अभी, सारी क्लास नहीं लेनी है आपको, एक मैराथन क्लास है जो मैंने करवाई है WCS की, वो जाके ले लो, ठीक है। उसी प्रकार आपका ES की है, एक मैराथन मैंने करवाई है, वो जाके आप ले लो, ठीक है। उसके बाद ED है, वो तो चल ही रही है ना, वो तो चल ही रही है, ठीक है। 38 क्वेश्चन आएंगे थ्योरी से, और 76 नंबर आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। WCS 12 नंबर की आती है, 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ES आपके 25 क्वेश्चन और 50 नंबर की आती है, 50 नंबर। बेटा अगर ES में फेल हो गए ना तो पेपर दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सारी चीजें बता रखी है एक वीडियो में कि किस तरीके से पास होना है, क्या चीज है, ठीक है ना, कितने नंबर चाहिए सब में। तो मैं यही कह रहा हूँ, सारी चीजें आपके पास में है, अभी 1-1.5 महीने का टाइम बचा, सारी चीजें पढ़ लो भैया ना, सारी चीजें पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, सारी चीजें हो जाएगी। लास्ट तक बने रहना। इस क्वेश्चन, इस क्लास से हम 6 क्वेश्चन, ठीक है ना, इस क्लास से हम 6 क्वेश्चन करके जाएंगे, 12 नंबर आपके श्योर कराऊंगा, ठीक है ना, तो जरूर से लास्ट तक बने रहना। अगला क्वेश्चन बताओ, एंगुलर डायमेंशन आर एक्सप्रेस्ड इन, अच्छा भाई कोणीय है ना, कोणीय आयाम किसमें व्यक्त किया जाता है, तो कोणीय है तो वो किसमें किया जाएगा, सेंटीमीटर और mm में तो किया नहीं जाएगा, वो तो किसमें किया जाएगा आपका, डिग्री में, ठीक है ना। एंगल को हम डिग्री से ही तो दिखाते हैं जनरली, ठीक है ना। तो कोणीय आयाम है या फिर कोणीय एंगुलर डायमेंशन है, उसको हम डिग्री में दिखाते हैं, ठीक है। तो अगला बताओ, ए लैंप इन सर्किट डायग्राम इज रिप्रेजेंट बाई, अगर आपको एक लैंप या बल्ब लगा रखा है किसी सर्किट डायग्राम में या किसी सर्किट में, तो उसका सिंबल कैसे बनेगा, ये चीज पूछिए। क्या आप वर्ग बनाओगे क्या, ठीक है, अंदर अक्ष के साथ वृत्त, यानी कि एक वृत्त बनाओ, अंदर अक्ष लिखो, ऐसा बनाते हो क्या, जिग जैग बनाते हो क्या भाई, इस तरीके से बनाते हो क्या आप, ठीक है ना, या फिर आप इस तरीके से बनाते हो, क्या बनाते हो आप खुद बता दो मेरे को तो सिर्फ इतना बता दो, किसी सर्किट में अगर आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई सर्किट है, तो लैंप इस तरीके से तो लगाते हो भाई, लैंप कह लो, बल्ब कह लो, लोड कह लो, पर जनरली आप क्या कह रहे हो उसको, लैंप या फिर बल्ब कहते हो। लोड तो कुछ भी हो सकता है ना आपका, LED भी हो सकता है, ठीक है ना, LED भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, ठीक है। तो लैंप या बल्ब इस तरीके से लगाते हैं। राइट आंसर इज दी A2। ये लो, पेशेंस रखो, सारी चीजें मिलेगी, सारी चीजें हो जाएगी, विश्वास बनाए रखिए, सारी चीजें टॉप कराएंगे आपकी, ठीक है ना। 600 नंबर का होता है आपका IT, टॉप कराएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल कैसे लिखना है वो भी वीडियो बना रखा, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में अर्थ का चिन्ह क्या होता है, अर्थ का चिन्ह कैसे बनाते हैं, ग्राउंड या अर्थ का चिन्ह कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। ये लो,
ये क्या होता है आपका अर्थ होता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर त्रिकोण नहीं होगा, वर्ग वृत्त भी नहीं होगा, 3 डिक्रीजेज, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है 3 घटती, क्षैतिज रेखाएं घटती, क्षैतिज रेखाएं होती है 3। तो ये क्या बनता है आपका अर्थ होता है, या फिर आप क्या कह सकते हो ग्राउंड भी कह सकते हो। अगला बताओ, फ्यूज सिंबल इन सर्किट, फ्यूज का सिंबल पूछा भी। फ्यूज का सिंबल कैसा होता है, देखो ये लो जी, ये किसका सिंबल है, फ्यूज का, ठीक है ना। अब कौन से ऑप्शन से ये मैच खा रहा है वो आप बना लेना, ये लो। अगला बताओ, आप सीधा ऑप्शन नहीं है, सुन लो, देखो क्या कह रहा है, ए बैटरी इन सर्किट डायग्राम में शो एज, बैटरी का सिंबल पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। बैटरी को सर्किट डायग्राम में कैसे दर्शाया जाता है, बैटरी पूछा है ना कि सेल, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो जाता है आपका सेल हो जाता है, ठीक है ना, प्लस और माइनस, तो ये तो बन जाता है आपका सेल। अब अगर बैटरी पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बैटरी, ठीक है ना। सर ये बैटरी होता है तो फिर ये क्या होता है, मैं कह रहा हूं ये भी आपका क्या है बैटरी। अगर सिंगल है तो वो सेल है, दो है, दो से ज्यादा है, जितने लगाते जाओ वो बैटरी आपकी रहेगी, ठीक है। अगला बताओ, रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, रजिस्टर में दोनों बताऊंगा आपको। रजिस्टर का सिंबल इस तरीके से होता है, ये लो जी, ठीक है। एक आपका इस तरीके से भी होता है, ये भी क्या है आपका रजिस्टर है, ठीक है ना। ये क्या है फिक्स रजिस्टर है, ठीक है ना, फिक्स रजिस्टर, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। मैं वेरिएबल का भी बताऊंगा, वेरिएबल का कैसा होता है सिंबल वो भी बताऊंगा आपको, है ना। दुख नहीं आना चाहिए ना जीवन में, मान लो ये पूछ ले तो फिर कहाँ जाए हैं, मर जाए क्या, ऐसी बातें थोड़ी करनी है, फिर ये बना देना, ठीक है। अगला बताओ, कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपेसिटर देखो, ये आपका क्या होता है कैपेसिटर है, और ये जो कैपेसिटर है इसको बोला जाता है नॉन पोलराइज्ड, ठीक है। और एक होता है आपका पोलराइज्ड, जो कैसा बनता है इस तरीके का, ठीक है ना, इस तरीके का, इसको प्लस होता है और माइनस होता है। तो ये कौन सा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, या इसको आप क्या कह सकते हो पोलराइज्ड कैपेसिटर भी कह सकते हो, ठीक है ना। जनरली अगर आपको मान लो एलईडी का पूछ ले तो, एलईडी का सिंबल पूछे तो ये लो जी, एनोड और कैथोड। अगर फोटो डायोड का पूछे तो, फोटो डायोड का पूछे तो कैथोड और एनोड। उसके बाद आपको जीनर डायोड का पूछे तो इस तरीके से एनोड और कैथोड। जेड है तो जेड लिख दिया, फोटोन गिर रही है तो फोटो डायोड, एलईडी में लाइट इमिट हो रही है बाहर तो लाइट इमिटिंग डायोड। अगर डायोड का पूछ ले तो एनोड और कैथोड। तो ये किसका हो जाएगा आपका डायोड का, ठीक है ना। सिंबल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सिंबल आपका गलत होने नहीं चाहिए। माइक्रोफोन का सिंबल भी देख लेना, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर सिंबल इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इज, ट्रांसफॉर्मर का सिंबल क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर तो आपको पता ही है, किस तरीके का सिंबल होता है वो आपका क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का होता है, ठीक है ना। अब ट्रांसफॉर्मर में स्टेप अप का क्या होता है, देखो सुन लो, स्टेप अप का पूछे तो क्या हो जाएगा, से प्राइमरी में कम है और सेकेंडरी में टर्न्स क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे, तो ये तो स्टेप अप है। स्टेप डाउन पूछे तो, स्टेप डाउन पूछे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, प्राइमरी में तो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, और सेकेंडरी में क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, तो ये स्टेप डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला, ए जंक्शन नोड इन सर्किट शो बाई, सर्किट में जंक्शन को कैसे दर्शाया जाता है। जंक्शन ये बनता है ना, जंक्शन ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है जंक्शन बनता है, इस पे कोई करंट आ रही है या इससे कोई करंट जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बीच वाला है, ये क्या कहलाता है आपका जंक्शन कहलाता है। चलो अगला बताओ,
ओपन स्विच इन सर्किट मीन्स, सर्किट में ओपन स्विच का अर्थ क्या होता है, ये तो आपको पता है यार। सर्किट पूरा है, गलत बात है। करंट बहता है, नई बात है। शॉर्ट सर्किट है, नई बात है। सर्किट टूटा हुआ है। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि सर्किट खुला हुआ है, ठीक है ना। खुला हुआ सर्किट है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी है प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या है, टूटा हुआ है, खुला हुआ है, इसको बोलते हैं ओपन। तो ओपन सर्किट में क्या बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा तो करंट कैसे बहेगा, सर्किट पूरा ही नहीं है। शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट भी ये नहीं होगा, सर्किट टूटा हुआ है या फिर ओपन है। A4 इज द राइट आंसर। अगला बताओ, एरो क्या दिखाता है वायरिंग लेआउट में। देखो ये वायरिंग लेआउट है, इसमें मैं अगर एरो बना रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये वाला, तो ये एरो क्या दिखाता है, करंट की दिशा दिखाता है, ठीक है ना, करंट फ्लो को दिखाता है। इतनी सी बात करना चाह रहा हूं, करंट फ्लो को दिखाता है। ये पढ़ के आए हो आप, पर आपको एक्नॉलेज होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए सारी चीजों का, ठीक है ना। अगला बताओ, A4 डायमेंशन आर, यानी मानक A4 पेपर के आयाम क्या होते हैं। जो A4 साइज का पेपर है उसको कैसे आप अलग करोगे, तो वो क्या होता है आपका, देखो ये जो पेपर है जिसमें क्या लिखा है 210 इंटू 297, तो जब 297 है इसका मतलब आप क्या मान लो, इसको A4 है, ठीक है ना। 297 के साथ क्या है, 210 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका A4 साइज का हो जाएगा, ठीक है ना। A4 साइज का आपका हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये लो, A1 इज द राइट आंसर। अगला बताओ, अगला है A3 पेपर की साइज क्या होगी। देखो सारी साइजें मैंने यहाँ लगा रखी है। A3 की पूछिए तो क्या हो जाएगा, 297 इंटू 420, 297 इंटू 420, ये क्या होती है, A3 की साइज होती है, ठीक है ना। ये किसकी होती है, आपका A4 की साइज होती है, ठीक है ना। ये किसकी होती है, आपका A5 की साइज होती है। देखो 148 इंटू 210 A5 की साइज होती है, ठीक है ना। और ये आपका किसकी हो जाएगी, आपकी A2 की साइज हो जाएगी। बाकी और चीजें आपको देखनी है तो सारी मैंने A0 से लेके A10 तक सारी साइजें लगा रखी है, जिसको आपको मिलीमीटर में हमें पूछा था, इंच और सेंटीमीटर में नहीं पूछेगा, मिलीमीटर में ही आपको पूछेगा, तो ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, कौन सा, A4 साइज की पेपर की mm में कितनी साइज होती है, 210 इंटू 297 mm, ठीक है। अगला बताओ, ये जो आपको दिख रहा है ना टूल, इस टूल को क्या कहते हैं, मिनी ड्राफ्ट कहते हैं। इस मिनी ड्राफ्ट का संयोजन कौन कौन सा होता है, इस मिनी ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें होती है, बता दो भाई एक बार है। इस मिनी ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें होती है, कंपास होता है, डिवाइडर होता है, या फिर स्केल होता है, पेंसिल होता है। स्केल और पेंसिल तो कंपास में होता है ना, सॉरी स्केल नहीं होती ना उसमें, तो स्केल और पेंसिल तो होगी नहीं, दोनों चीजें, कंपास और डिवाइडर भी नहीं है, और भी चीज है इसमें। तो क्या चीज है, टी स्क्वायर भी है, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, ये क्या आ रहा है आपका, टी स्क्वायर भी है, फिर सेट स्क्वायर भी है, इसमें इसको एज ए सेट स्क्वायर भी यूज कर रहे हैं, और प्रोटेक्टर भी है, इसके द्वारा हम प्रोटेक्टर का काम भी इससे कर सकते हैं। तो सारी चीजें हैं, टी स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है, प्रोटेक्टर है, सारी चीजें हैं। A4 इज द राइट आंसर। अगला बताओ, ये देखा है आपने, आपके सेट स्क्वायर में भी बना होता है, और अलग से भी मार्केट में आपको, जब आप खरीदते हो ईडी का सामान, तो उसमें मिलता है, आता है। तो इनको क्या बोला जाता है, फ्रेंच कर्व बोला जाता है। तो इनका उपयोग किस लिए होता है, ये सीधी रेखाएं बना सकते हैं क्या, आप सपोज करो इनका यूज करके सीधी लाइन खींच सकते हो क्या, गलत बात है, ठीक है ना। केवल इलिप्स बनाने के लिए यूज होते हैं क्या, इनका सिर्फ केवल और केवल इलिप्स ही बनाया जाता है, नहीं, ये बात भी गलत है। वर्त तो बन ही नहीं सकता ना इससे, वर्त कैसे बनेगा इससे, बताओ है। इससे क्या बनता है, इरेगुलर कर्व्स बनते हैं, अनियमित वक्र बनते हैं। A2 इज द राइट आंसर। आपको डायग्राम देख के पता लग रहा है ना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर आपको। अगला बताओ, डिवाइडर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, मुझे तो पता ही नहीं है, तो मेरा दुख भी दूर कर दो और कमेंट करके मुझे बता दो कि डिवाइडर का उपयोग क्यों किया जाता है। अगला है, इरेजिंग शील्ड का उपयोग किस लिए होता है। इरेजिंग शील्ड, देखो आपको साफ भी करना है और शील्ड भी है, ठीक है ना। शील्ड मतलब क्या होती है, बचाव के रूप में। जब आप इरेज कर रहे हो, साफ कर रहे हो, रबर से किसी चीज को मिटा रहे हो और उस पर शील्ड भी लगी हुई है, तो क्या काम है इसका,
ड्राइंग शेड करना गलत बात है, वक्र खींचना गलत बात है, कोण मापना गलत बात है। क्या कर रहा है, दूसरी रेखाओं को बचाते हुए मिटाना, यानी पास में एक रेखा है और इस रेखा को हमें मिटाना है, तो दूसरी वाली को बचाते हुए इसको मिटाना है, तो वो किससे होगा, इरेजिंग शील्ड के द्वारा होता है भाई, ठीक है ना। HB का पूरा नाम क्या होता है भाई, बताओ है, HB का नाम पूरा नाम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। और आपका VP का क्या होता है, VP का पूरा नाम वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये आपका वर्टिकल प्लेन होता है, जिसमें आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं तब हमारी ये यूज आता है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो आपका 45 डिग्री का कोण है या यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू, वो सारी चीजें बनाते हैं तब ये यूज होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। तो आपको पूछा था HP का पूरा नाम, तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ना कि प्रोजेक्शन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्षैतिज तल होता है। A4 इज द राइट आंसर। अगला बताओ, अब VP का बताया तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना, B। A2 इज द राइट आंसर। XY लाइन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ, XY लाइन कौन सी होती है, पहले तो ये समझो। आप किसी भी आप डायग्राम में देखते हो तो ये आपका क्या होता है, एक्सिस होता है या फिर एक्सिस होता है, और ये क्या होता है आपका, वाई अक्ष होता है। तो ये कह रहा है कि एक्स वाई रेखा यानी एक्स और वाई किसके प्रतिच्छेदन को दर्शाती है। यहाँ प्रतिच्छेदन किसका हो रहा है, आप समझो, दो ऊर्ध्वाधर तल यानी दो वर्टिकल प्लेन को दर्शाती है क्या भाई। इसमें तो ये वाला जो प्लेन है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, और ये वाला है वो क्या आपका वर्टिकल है। तो केवल क्या दो वर्टिकल को दर्शा रही है क्या, नहीं, प्रतिच्छेदन का मतलब एक दूसरे को जहां काट रही है, तो ये क्या हो गया इसका, बताओ ये क्या हो गया इसका, प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, ठीक है ना। प्रतिच्छेदन बिंदु ये वाला हो गया, जिसको मैं नाम दे दूं मान लो O, तो ये O है वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु है कि दो वर्टिकल लाइन को दिखा रहा है क्या, नहीं, दो क्षैतिज लाइन है, एक क्षैतिज है और एक वर्टिकल है, दोनों है ना। फिर अगला कह रहा है कि साइड प्लेन कहां से हो जाएगा, HP एंड VP दोनों को दिखाएगा। HP का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये लो, ठीक है ना, और VP का मतलब होता है क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकल प्लेन। तो राइट आंसर इज दी A4, ये लो जी। अगला बताओ, अरे समझ में आ रही है बातें, बताओ भाई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रही है तो अगला बता दो क्या हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस हाउ मेनी व्यू, मानक ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में कितने दृश्य होते हैं, 3 दृश्य होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीजें होती है, एक 45 डिग्री का एंगल होता है, एक आपका टॉप व्यू होता है, एक आपका फ्रंट व्यू होता है, एक आपका साइड व्यू होता है, ठीक है ना, साइड व्यू होता है। तो कितने व्यू होते हैं, कितने दृश्य होते हैं, 1 2 और 3। राइट आंसर इज दी A3। अगला बताओ, ऑक्सिलरी व्यू, ये जो व्यू है आपको कौन सा हो जाएगा, ऑक्सिलरी व्यू है, यानी जो स्लिप दिख रही है, ये ढलान जो दिख रही है आपको इस तरीके से, ये जो ढलान दिख रही है इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी व्यू। इसका उपयोग कब किया जाता है, गोलाकार आकार के लिए, पारदर्शी शरीर के लिए, कोई छिपी हुई रेखा नहीं है, कोई टेढ़ी सतह के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये किस तरह की सतह है, तो टेढ़ी है, थोड़ी सी क्या है, इंक्लाइंड है। तो क्या हो जाएगा आपका A4 इज दी राइट आंसर। इंक्लाइंड सरफेस के लिए उपयोग किया जाता है आपका ऑक्सिलरी व्यू का, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। अगला बताओ, आइसोमेट्रिक स्केल का अनुपात क्या होता है, आइसोमेट्रिक स्केल का अनुपात क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे याद रखना है, भी सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक स्केल का अनुपात है वो कितना होता है, 9:11 होता है, ठीक है ना, 9:11 होता है। A4 इज दी राइट आंसर। अगला बताओ, देखो, ऑब्लिक प्रक्षेपण में अगला फेस कैसा होता है, इसको बोला जाता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। जैसा आपका क्या है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, तो ये सारों को बोला जाता है ऑब्लिक, ठीक है ना।
ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये टेढ़ा होता है, सही आकार का होता है, अदृश्य होता है, संक्षिप्त होता है। तो इनका आकार कैसा दिख रहा है आपको, एकदम क्या दिख रहा है अभी, सही दिख रहा है, सटीक दिख रहा है और आपका 3D दिख रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है टेढ़ा होता है। टेढ़ा क्यों होता है, अदृश्य दिख तो रहा है, तो अदृश्य क्यों होगा, छोटा, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, संक्षिप्त, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रू शेप, इनकी आकृति है वो क्या है, सही है, या फिर इसका आकार है वो क्या है, सही आकार है, ट्रू शेप कह सकते हैं, ठीक है। चलो अगला बताओ, फोर सेंटर इलिप्स मेथड इज यूज, फोर सेंटर इलिप्स विधि किसमें उपयोग की जाती है, बताओ भाई, ये उपयोग किसमें की जाएगी। ये जो आपको आकृति दिख रही है, तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि जो ये आपको आकृति दिख रही है, ये 3D है कि नहीं है, बताओ। अरे ये आकृति 3D दिख रही है या नहीं दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो दिख जाएगी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है और इसमें ऊंचाई भी है। तो ये जो आकृति है वो 3 डायमेंशन है, इट मीन्स आपका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों चीजें हैं। इट मीन्स इसको बोला जाता है आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये जो है फोर सेंटर इलिप्स विधि किसमें उपयोग की जाती है, ऑर्थोग्राफिक तो आपका 2D होता है, ठीक है, तो इसमें तो होगा नहीं, ये तो 3D है। ऑब्लिक भी नहीं होगा, ऑब्लिक अभी आपको बताया था, ठीक है ना। पर्सपेक्टिव नहीं होगा, आइसोमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक हो जाएगा। इस तरीके का व्यू होता है वो आपका क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू होता है, ठीक है। अगला बताओ, कटिंग प्लेन लाइन इज शोज बाई, कटिंग प्लेन लाइन किसके द्वारा दर्शाई जाती है, सतत मोटाई, डैश पतली, डबल रेखा, मोटे सिरों और तीरों के साथ चेन रेखा। कटिंग प्लेन लाइन किसके द्वारा दिखाई जाती है, कोई मान लो किसी सरफेस को आपने कट कर दिया, ठीक है ना, मान लो इस तरीके से कोई था और इसको आपके बीच में से कट कर दिया, तो अब इसको आप किस तरीके से दिखाओगे, इसको आप इस लाइन को किस तरीके से बनाओगे, तो ये मोटे सिरों और तीरों के साथ चेन रेखा बनाई जाती है। A4 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, A4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अगला बताओ, ब्रेक लाइन अगर आपको टुकड़े करने हैं, और ब्रेक लाइन का उपयोग किस लिए होता है, दो टुकड़ों के लिए, ठीक है ना, लंबी वस्तु को छोटे दिखाना है उसके लिए, केंद्र दिखाना है उसके लिए, सेक्शन दिखाना है उसके लिए, छिपे विवरण को दिखाना है उसके लिए। तो लंबी वस्तु को अगर आपको टुकड़ों में करना है ना, छोटा करना है, टुकड़ा ही तो कर दिया ना उसका, तो जब टुकड़ा हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, वो ब्रेक हो गई चीज। तो ब्रेक हो गई तो किस लाइन का यूज करेंगे, ब्रेक लाइन का। ये लो, राइट आंसर इज दी A1। What is the tolerance in इंजीनियरिंग ड्राइंग, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, देखो भाई, आप कहते हो ना कि मैं कुछ टाइम तक ही टॉलरेट करता हूं, फिर मेरे जब ऊपर से चली जाती है ना बातें, तो फिर तो मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। ठीक उसी प्रकार टॉलरेंस का मतलब रेजिस्टेंस में भी आपने पढ़ा होगा ना, कि कितना कोई टॉलरेट करता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉलरेंस का मतलब होता है सटीक आयाम नहीं, सतह की फिनिश नहीं, स्केल का अनुपात, अनुपात तो है पर वो कितना वेरिएशन दिखाएगा, आयाम में अनुमेय विचरण, यानी कि अलाउएबल वेरिएशन इन डायमेंशन, यानी डायमेंशन में कितना वेरिएशन हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं टॉलरेंस, ठीक है ना। वेरिएशन को हम क्या बोल रहे हैं भाई, आपका टॉलरेंस बोल रहे हैं, ठीक है। चलो अगला बताओ, अगला है नॉमिनल साइज इन ए डायमेंशन मीन्स, डायमेंशन में नॉमिनल साइज का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड जो आपकी थ्योरेटिकल साइज है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल साइज बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल साइज, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें। अगला बताओ, यूनिडायरेक्शनल डायमेंशन मीन ऑल फिगर आर, यूनिडायरेक्शन डायमेंशन में सभी अंक कैसे होते हैं, देखो मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयत है इस तरीके से और दूसरा आयत है इस तरीके से, रेक्टेंगल बोलो आयत बोलो, ठीक है। एक डायमेंशन तो आपने इस तरीके से बना रखी है, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक डायमेंशन आपने इस तरीके से बना रखी है और यहाँ पे लिख रखा है 30, ठीक है ना, और आगे सेंटीमीटर भी लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली जो है वो क्या कहलाती है आपकी बाई डायरेक्शनल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आयाम रेखा के समानांतर होता है, नीचे से पठनीय
45 डिग्री पर लंबवत। तो ये जो है नीचे से पढ़ने योग्य होना चाहिए भाई, रीडेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, या फिर इसको कह सकते हैं पढ़ने योग्य ये होना चाहिए। उसको बोला जाता है आपका यूनिडायरेक्शनल। डायमेंशन में सभी अंक कैसे होते हैं, वो आपके रीडेबल फ्रॉम बॉटम, नीचे से पढ़ने योग्य होते हैं, ठीक है ना, नीचे से पढ़ने योग्य वो होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ना कि लाइन के ऊपर लिखा है, ठीक है। अगला बताओ, आयामन में तीर के सिरे की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आप डायमेंशन बनाते हो, मान लो इस तरीके से, और आपने ये बनाया है, तो इस एरो की जो डायमेंशन है या फिर इस एरो की जो लंबाई है वो कितनी होती है? इस एरो का अगर आपको अनुपात पूछ ले, सुन लो ध्यान से, अनुपात अगर आपको पूछ ले तो वो कितना होता है? 1:3 का होता है, ठीक है ना, या फिर आप यूं कह सकते हो 3:1 का होता है। दोनों को मैं समझाऊंगा आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको लंबाई पूछ रहा है तीर के निशान की, तो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 3 mm की होती है, ठीक है ना। कितनी होती है भाई आपकी? 3 mm की होती है। यानी एक एरो अगर आप इस तरीके से बना रहे हो, ठीक है ना, तो ये जो लंबाई है ये तो आपकी 3 mm होती है, ठीक है ना, और ये जो है वो कितना होता है आपका? 1 mm होता है। तो इसको बोला जाता है 3:1 या 1:3, ये अनुपात होता है, और लंबाई पूछी तो 3 mm होती है। A4 इज द राइट आंसर। अगला बता दो, हार्डेस्ट पेंसिल ग्रेड अमंग दीज। अब मैंने बता दिया है, इसका आप कमेंट करके बताओगे कि सबसे हार्ड कौन सी होती है, सबसे कोमल या सॉफ्ट कौन सी होती है। मैंने आपको बता दिया शुरू में, ठीक है ना। अगला बताओ, 45 डिग्री सेट स्क्वायर के कोण क्या होते हैं? 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है, इट मींस क्या हो जाएगा? ये वाला है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इसमें 90 का होता है, और ये आपका 45 का है, तो ये भी कितना होगा आपका? 45 का, ठीक है। क्यों क्यों होगा बताओ ना, क्यों होगा? क्योंकि तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर है, तो इसमें एक कोण 45 का है, तो ये 90 का है, तो ये बचा हुआ 45 का हो जाएगा, और तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? 90, 45 और 45 किस में दिख रहा है अभी? 45, 45, 90। A2 इज दी राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से RF इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज, RF हमेशा कैसे व्यक्त किया जाता है? इकाई के साथ होता है क्या? नहीं भाई, अनुपात में बताया था ना अभी तो थोड़ी देर पहले, 1:100, ठीक है। तो ये mm में भी नहीं होता, सेंटीमीटर भी नहीं होता, बिना इकाई के होता है, अनुपात में होता है। A4 इज दी राइट आंसर। अगला बताओ, ए पॉइंट लाइंग ऑन बूथ, वह पॉइंट कौन सा है और कहाँ लाई करता है? SP एंड VP इज सिचुएटेड। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट लाइंग ऑन बूथ HP एंड VP सिचुएटेड ऑन, HP और VP दोनों पर स्थित बिंदु कहाँ होता है? भाई ये आपकी क्या होगी? HP होगी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन ही तो है, एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका VP हो गया, जिसको क्या बोलते हैं भाई? आपका वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? वर्टिकल प्लेन, जिसको Y एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो अब ये कह रहा है HP और VP दोनों पर स्थित बिंदु, तो दोनों पर तो स्थित बिंदु यही होगा जो दोनों पर आता है, यानी इस पे भी आए और इस पे भी आए, तो इसको मैं नाम दे दूं O, ठीक है ना, यही है। तो ये कहाँ होता है? एक्स वाई रेखा के ऊपर होता है क्या? एक्स वाई रेखा ये है, तो इस रेखा के ऊपर होने का क्या मतलब हो गया? इधर होता है या इधर होता है? तो ये बात भी गलत हो गई, ठीक है। एक्स वाई रेखा के नीचे होता है क्या? एक्स वाई रेखा के नीचे या तो इधर या इधर, तो ये बात भी गलत है, ठीक है। एक्स वाई रेखा के ऊपर, तो एक्स वाई रेखा कौन सी हो जाएगी भैया? आपका ये एक्स है और ये वाई है, तो इसके ऊपर भी नहीं है, तो ये क्या है? एनीवेयर, कहीं भी नहीं होगा। ये कहाँ है? एक्स वाई रेखा के ऊपर ही है, ठीक है ना, एक्स वाई रेखा के ऊपर है। अबोव एक्स वाई लाइन, ऑन एक्स वाई लाइन,
अबो मतलब ऊपर तो नहीं है ना, ओन है मतलब पर है, ओन का मतलब पर है भाई, ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, पर होता है, ठीक है ना, और अबो का मतलब ऊपर होता है, ऊपर है, ठीक है ना। तो ये लाइन के ऊपर थोड़ी है, इस लाइन पर है। लाइन पर होना और लाइन के ऊपर होना दो अलग चीजें हैं। राइट आंसर इज दी A3, यानी ये एक्स वाई लाइन के ऊपर है या इसके ऊपर है। एक्स वाली ये है और सॉरी एक्स वाली ये है और वाई वाली ये है, तो इन दोनों लाइनों के ऊपर ही तो है, इसके ऊपर ही तो है, इससे ऊपर नहीं है, यानी यहां नहीं है, ठीक है ना, इससे नीचे नहीं है, इसके ऊपर है, इसके खुद के ऊपर है, किसके, ये वाई एक्स और एक्स एक्स, इन दोनों के ऊपर है O, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं। अगला बताओ, एस इन ए बॉक्स इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में एस बॉक्स में एस चिन्ह किसको दर्शाता है, ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना, ये आपको कमेंट करना है कि एस है वो किसको दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है एमसीबी का सिंबल क्या होता है, तो एमसीबी का सिंबल इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपको बनाना है, ये सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर है या फिर सिंगल पोल एमसीबी है, और ये आपका डबल पोल है, ये आपका 3 पोल है, इस तरीके से आप सर्किट ब्रेकर को भी दिखा सकते हो, एमसीबी को दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, ठीक है ना। ये अगर सिंबल पूछे तो आपको पहचानना है, कुछ नहीं है, आपको पहचानना है कि निम्न में से एमसीबी का सिंबल कौन सा है, ए वाले में ये दिया हुआ आएगा, बी वाले में कोई और दे देगा, सी वाले में कोई और दे देगा, डी वाले में कोई और दे देगा, आपकी आंखें उस पर होनी चाहिए, कब होगी, जब आपको एमसीबी का सिंबल है वो याद होगा, वो पता होगा, ठीक है। चलो, ये बोला जाता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इसको बोला जाता है पर्सपेक्टिव प्रक्षेपण या फिर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, आपका एक्सोमेट्रिक होता है, डायमेट्रिक होता है, ट्राइमेट्रिक होता है, या फिर आपका अभिसारी प्रक्षेपण होता है, तो इसको बोला जाता है भी आपका अभिसारी प्रक्षेपण, जो आपका क्या कहलाता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। चलो जी, राइट आंसर इज दी A4। अगला है ड्राइंग में मोटी रेखाओं की मोटाई लगभग कितनी होती है, अब जो मोटी रेखा तो है पर वो कितनी मोटी होगी ये पूछा है, ठीक है ना, मोटी रेखा तो है पर वो कितनी मोटी रेखा है, उसकी मोटाई कितनी होती है, 0.3 से 0.5 mm होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज दी A1, ये लो। थिकनेस रेशियो ऑफ थिक टू थिन लाइन इन ड्राइंग इज, थिकनेस रेशियो ड्राइंग में मोटी से पतली रेखाओं का अनुपात क्या होता है, मोटी से पतली रेखाओं का अनुपात क्या होगा, मोटी है और फिर पतली है तो उनका अनुपात 2:1 होता है, ठीक है ना, पहले मोटी है और फिर क्या हो जाएगी वो पतली है, ठीक है ना, तो मोटी से पतली का अनुपात क्या है, 2:1 का होता है, ठीक है ना, 2:1 का होता है। अगला बताओ, स्केल RF अगर वो छोटी है, सुन लो, RF का मान छोटा है, लेस देन है 1, इज नोन एज, ये किसके नाम से जाना जाता है, वाला स्केल क्या कहलाता है, बड़ा स्केल कहेंगे, फुल स्केल कहेंगे, प्लेन स्केल कहेंगे, रिड्यूसिंग स्केल कहेंगे। भाई RF अगर छोटा है तो रिड्यूस हुआ ना, रिड्यूस हुआ ना, तो रिड्यूस हुआ है तो इसको क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है, रिड्यूसिंग स्केल, इस तरीके से, ये लो। वर्नियर कैलिपर रीड अप टू, वर्नियर कैलिपर कहां तक पढ़ सकता है, कहां तक पढ़ सकता है, ऑप्शन के साथ जाएंगे तो कहां तक पढ़ सकता है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 0.02 mm तक वो पढ़ सकता है। वर्नियर कैलिपर सटीक होता है, ठीक है। और अगर आपको माइक्रोमीटर का पूछ ले तो माइक्रोमीटर कहां तक पढ़ सकता है, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर कहां तक पढ़ सकता है, ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए दिए हैं ना, प्लीज उनका आप जरूर से आंसर करें, नो मैटर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरूर से आंसर करें, ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट है सिंगल पोल स्विच सिंबल इज, सिंगल पोल, देखो ये जो आपका स्विच है इस तरीके का, इसको क्या बोला जाता है, ये वाला, ठीक है ना, इसको बोला जाता है पुश टू मेक, यानी पुश करेंगे तो ये ऑन होगा ऑफ होगा, पुश वाले से हम पुश बटन इसको कह देते हैं। सिंगल पोल सिंगल वे थ्रू में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये लो, ठीक है। उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सिंगल पोल डबल थ्रो, तो सिंगल पोल है और डबल थ्रो है तो ये लो,
ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका डबल पोल डबल थ्रो है तो ये लो, ठीक है ना। ये स्विच तो आपने पढ़े ही है, तो कोई भी एक पूछे तो आप बता देना, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अगला है, कौन सा प्रोजेक्शन 2D ड्राइंग में 3D दिखाता है, कौन सा। ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन शोज 3D अपीयरेंस इन 2D ड्राइंग, कौन सा दिखाएगा। अगर वो 3D है तो उसको 2D में हम तोड़ेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थोमेटिक या फिर ऑर्थोग्राफिक व्यू कहलाता है, ठीक है ना। सेक्शनल और ऑक्सिलरी तो होगा नहीं। आइसोमेट्रिक क्या है, अगर आपको 2D है और इसको क्या कर दिया आपने 3D बना दिया तो वो 3D है बन गया, वो क्या कहलाता है आपका आइसोमेट्रिक कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, अगर आपका 3D है और उसको आपने 2D में तोड़ दिया या फिर 2D बना दिया तो ये 2D क्या कहलाता है आपका ऑर्थोग्राफ, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है आपका ऑर्थोग्राफिक कहलाता है, ठीक है। तो 3D अपीयरेंस इन 2D ड्राइंग, कौन सा प्रक्षेपण 2D ड्राइंग में 3D दिखाता है, 2D की ड्राइंग में 3D दिखाता है, यानी कि वो खुद 2D है पर वो 2D है किसका 3D का, यानी वो आइसोमेट्रिक था और वो ऑर्थोग्राफिक बन गया है, तो राइट आंसर इज दी A1। अगला बताओ, व्हाट डज द सिंबल 60 मीन, ड्राइंग में इस 60 का मतलब क्या होता है। रेडियस त्रिज्या होता है क्या, त्रिज्या को तो R से लिखते हैं, ठीक है। व्यास को किससे लिखा जाता है, इस तरीके से व्यास को लिखा जाता है। लंबाई को तो लेंथ से लिखेंगे, कोण को हम थीटा से सॉरी डिग्री से लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, व्यास होता है, डायमीटर होता है, A2 इज द राइट आंसर। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो गया क्या, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल शोज, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है। दो क्वेश्चन इससे सीधे सीधे पूछने के चांसेस बनते हैं, तो ध्यान से सुन लो। फर्स्ट एंगल में इस तरीके से बनता है, देखो, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें। उसके बाद थर्ड एंगल में बनाओगे तो कैसा बन जाएगा, अब इसको याद रखने का तरीका सुन लो ध्यान से। फर्स्ट एंगल है, ठीक है ना, और क्या है आपका थर्ड एंगल है, ठीक है ना। अब फर्स्ट एंगल है वो बड़ा होता है ना, भी एक तो बड़ा है, एक नंबर पे कोई चीज है मतलब वो बड़ी है, बड़ी चीज है वो एक नंबर पे है, ये मान के चलो, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला है वो इस बड़े वाले के पास में है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े लोग जो पास में हो जाते हैं तो वो एक नंबर चीज बन जाती है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और एक नंबर का मतलब है वो फर्स्ट एंगल होता है, ठीक है ना। अब देखो, बड़े के पास छोटा है, बड़े के पास छोटा है तो फिर थर्ड एंगल हो जाएगा, बड़े के पास छोटा है तो वो थर्ड एंगल हो जाएगा, बड़े बड़े एक जगह हो जाएंगे तो एक नंबर हो जाएगा तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, दोनों में से एक आपको पूछ सकता है भी, ठीक है। चलो अगला बताओ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, कमेंट करके बताना है। बाकी कैसे लगी क्लास, आपके जो 12 क्वेश्चन आएंगे ना ये मैंने आपको करवा दिया, इसी से आपके 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, 12 नंबर सॉरी 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो आपकी 12 नंबर की आएगी, ठीक है ना, 12 नंबर की आएगी। ईएस की क्लास आप मैराथन बनाई है वो जाके ले लेना, ठीक है। WCS की मैराथन है वो ले लेना, ठीक है। और आपका ट्रेड थ्योरी है वो आपके सेट के माध्यम से हमने पढ़ाई है या फिर सेट्स के माध्यम से पढ़ाई है, तो वो भी जाके देख लीजिएगा। ईडी की आज हमने कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट मैं आप इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के लिए लेके आऊंगा, तो क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली जितने भी आपके अप्रेंटिसशिप है, गवर्नमेंट जॉब है, कैसे तैयारी करोगे, थ्योरी कैसे पढ़ोगे, सारी चीजें इसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी इन फ्यूचर। बाकी ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।